हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। आज हम लोग लेक्चर 9 को देख रहे हैं। ऑलरेडी जो है आप पिछले 2 क्लासों में जो इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम था उसको देखे थे, और जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है। कुछ स्टूडेंट लिखे हैं कि हमको सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। तो पहले तो मैं उस क्वेश्चन को बतलाऊंगा जो आपने पूछा है, फिर मैं कुछ और आपको सिखाऊंगा। इसी तरह से जब भी आप वीडियो देखिए उसमें अपना मेंशन कर दें क्वेश्चन को, और वो मैं क्वेश्चन डील कर दूंगा। हाँ, जहाँ तक सवाल है तो बहुत जल्दी जो है आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज भी लाएंगे, और बीच में 1-2 दिन गैप भी करेंगे। जिस दिन गैप रहेगा मैं उस दिन आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल लेक्चर दूंगा, जिससे कि आपको इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ एनर्जी मिले और थोड़ा एंजॉय भी करें, बेहतर ढंग से अपना एक सोचने का नया कंसेप्ट भी मिले, है ना। तो वो भी मैं जल्दी आपको भेजूंगा, लेकिन पहले हम लोग सब्जेक्ट पर बात करें। देखो, हमेशा याद रखना कि हम जब भी एनर्जाइज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उस मोटिवेशन का यूज हम कहाँ पे करें। तो जो मेरा मेन वर्क है, मेन वर्क क्या है, हम लोगों को तत्काल मेन वर्क ये है कि मुझे फिजिक्स को सीखना है। जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें मुझे एक्सपर्ट बनना है, बेहतर बनाना है उसको। तो चलो पहले हम लोग अपने ओरिजिनल जो वर्क है उसको करते हैं। तो जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, कुछ लोग 15 नंबर प्रॉब्लम पूछे हैं, और एक स्टूडेंट शायद 12 नंबर प्रॉब्लम पूछा। ठीक ना। ये एससी वर्मा में इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो चैप्टर है, चैप्टर जो है 29 से आप लोग पूछे। देखो, वैसे तो 6 नंबर प्रॉब्लम तुमको हम बताए हुए हैं। हो सके कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जा रहा हो, इसलिए तुम लोगों को आंसर नहीं मिलता हो। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को डील कर रहे हैं। देखो, 6 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि 2 ठो पॉइंट चार्ज, एक है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। ये दोनों चार्ज को 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया। पूछा जा रहा है तुमसे कि एक थर्ड चार्ज को कहां पे रख दें जिससे उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। देखो, जैसा कि सिखाए थे कि जब दोनों चार्ज सेम नेचर का हो, दोनों पॉजिटिव हो, तब बीच में ही ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां नेट फोर्स 0 होगा। एक बात और सिखाए थे कि जो स्मॉलर चार्ज होता है उसी के नजदीक में वो पॉइंट होता है। मान लो 1 मिनट के लिए ये पॉइंट P यहां पर है, जो इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज से x डिस्टेंस पर। तो जाहिर है 1 माइक्रोकूलम चार्ज से 10 - x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। सोचो, यहां अगर एक Q0 चार्ज को रखोगे इस पॉइंट पर, Q0 चार्ज को रख दिए, तो ये Q1 जो है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो पॉजिटिव है, तो Q1 इसको रिपेल किया, इधर फोर्स लगाया F1, और Q2 इधर रिपेल किया, इधर फोर्स लगाया F2, है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट फोर्स 0 है। तो बोलेंगे टू गेट 0 नेट फोर्स, ठीक ना, टू गेट 0 नेट फोर्स ऑन Q0। अगर इस पे चाहते हो नेट फोर्स 0 हो तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, है ना। तो F1 यानी Q1 जो इस पर फोर्स लगाया, कितने के इक्वल लगाया, K Q1 इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर। चलो Q2 जो फोर्स लगाया, K Q2 इंटू Q0 10 - x होल स्क्वायर।
देख लो K कैंसिल, Q0 कैंसिल, बच गया क्या? तो बच गया इधर Q1 बाई एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बच गया जी? Q2 बाई 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, Q1 कितना है, या ऐसा करते हैं, इसी को पहले ऐसे लिख लेते हैं, 10 माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। 10 माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, देख लो Q2 कितना है जी? तो 1 माइक्रो कूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, है ना? तो 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 बाई रूट 2। अब तुमको इसको x के लिए सॉल्व करना है, तो सोचो तो 20 मल्टीप्लाई 10 रूट 2 माइनस रूट 2x इज इक्वल टू x। देखो तो 10 रूट 2 प्लस 1 x, है ना? अब मुझे x के लिए इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व किया जाए? चलो सॉल्व भी कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं आंसर नहीं मिल रहा। देखो इतना सेंटीमीटर आंसर है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में है नहीं, तो देखो क्या करेंगे, ये रूट 2 प्लस 1 है, ऊपर नीचे रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। देख लो ऊपर में क्या आया, 10 को तो बाहर रहने दो, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो सोचो तो रूट 2 स्क्वायर तो 2 माइनस 1 है तो 1 हो गया। तो बतलाओ तो x कितना हो गया? x का वैल्यू क्या होगा सोचो, तो x का वैल्यू नीचे में तो 1 हो गया, तो 20 माइनस 10 रूट 2, है ना? 20 माइनस 10 रूट 2। अब जो है रूट 2 का वैल्यू तुम क्या जानते हो, 1.41 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, यानी 20 माइनस कितना हो गया बोलो, 14.1। सोचो तो इसको सॉल्व करो, क्या 5.9 सेंटीमीटर आंसर नहीं है? तो बिल्कुल है, देख लो इसको, ठीक ना? तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे भी नहीं बना है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अब मिटाएंगे और तुमको अब अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। तो चलो ये तो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 देखें, अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 12 में। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो न्यूट्रल बॉडी है ना, दोनों को एक दूसरे पे रब किया जा रहा है। सोचो न्यूट्रल बॉडी है, रगड़ने पर क्या होता है, एक का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पे कुछ शिफ्ट करेगा। तो सोचो अगर मान लो इसका n इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया तो इस पर निगेटिव चार्ज हो गया और इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी सेपरेशन दिए हुए है कि 1 सेंटीमीटर है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों स्फीयर के बीच में 1 सेंटीमीटर है, और फोर्स का वैल्यू दे दिया है 0.1 न्यूटन, है ना? तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है ये बतलाओ कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक से दूसरे पर। तो सोचो इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, F इक्वल टू K Q1 NE डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सोचो फोर्स तुमको मालूम है, K मालूम है, E मालूम रहता ही है, N निकालना। चलो F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, इधर बच गया N स्क्वायर E स्क्वायर। सोचो मुझे क्या निकालना है, N।
तो n स्क्वायर इजकल टू एफ बाई के आर स्क्वायर बाई ई स्क्वायर है ना। तो n कितना हो गया, एफ बाई के आर बाई ई। देखो तो कितना सिंपल है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। एफ कितना दिया हुआ है 0.1 न्यूटन, के कितना है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम है ना। बस आसान हो गया। देख लो इसको क्या करते हैं, √1/9 इंटू 10 टू दी पावर 10 कर लेते हैं। 0.1 है ना, 1/10 उसको कर लिए। और इधर देखो क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.6, इसको ऊपर ले जाओगे ये 10 टू दी पावर 17 हुआ क्या, है ना। अब थोड़ा आगे देख लो। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा रहता है ना कि उसका कैलकुलेशन खुद ब खुद आसान हो जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको ऐसा ही मिलेगा। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 हो गया। इसको आगे देख लो, 1/1.6 10 टू दी पावर 17 है ना, 10 टू दी पावर 17। अब थोड़ा सोचो, 1/1.6 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4.8 हो गया। आई देखो ये 10 टू दी पावर 12 होगा क्या, तो 10 टू दी पावर 12। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 है ना। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, इसको लिख दो 100 डिवाइडेड बाई 48 10 टू दी पावर 11। अब तुम सॉल्व करना तो जानते ही हो। अब ये हो गया, 4 से कैंसिल कराएंगे, देख लो तो कितना आ गया, 2 पॉइंट समथिंग, जैसे 2 हो गया तो अप्रॉक्स में लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 है ना। इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल करके, इतना इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफर हुआ होगा। समझ गया, बस अब यही आंसर हो गया। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जो है 15 नंबर प्रॉब्लम को बतलाते हैं। देखो 15 नंबर जो प्रॉब्लम है ना, उसका फर्स्ट पार्ट तो खैर इलेक्ट्रोस्टैट का है ही नहीं, और सही मायने में वो जो क्वेश्चन है वो देखो, एक होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन सिंपल ही पूछो किसी से, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा बना लो कि उसको देखते ही हार्ड लगने लगे। तो ये हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति जो है तुम्हारे केवल कंसेप्ट का ही टेस्ट नहीं लेता है, वो तुम्हारे इनडायरेक्ट वे में डेयरिंग पावर का भी लेता है कि भाई क्वेश्चन देख कहीं कहीं घबरा तो नहीं जाते हो। बहुत बच्चा तो बस क्वेश्चन देखता है और पहले ही वो डिसाइड कर लेता है कि ये तो हमसे नहीं बनने वाला है। लेकिन खैर चलो हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है 11th का, उससे रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट में कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा यूज है, बाकी सब कैलकुलेशन है। तो चलो प्रॉब्लम नंबर जो 15 नंबर प्रॉब्लम में एक इक्वेशन दिया हुआ, इसमें कह क्या रहा है कि सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटेन एज F = c/r² e⁻⁻⁻kr। कह रहा है, जैसे देखो एक बात जानना, तुमको ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी एनालिटिकल क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अच्छा न्यूक्लियस के अंदर
मान लो ढेर सारा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करके एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो जाता? तो बोलेंगे क्या कि प्रोटॉन प्रोटॉन में केवल रिपल्सन ही नहीं होता, न्यूक्लियर फोर्स में अगर देखोगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन भी होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन भी। यानी ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो स्पेशली न्यूक्लियर फोर्स के लिए लिखा हुआ। तो कह रहा कि सपोज करो कि ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, इसका इक्वेशन इस तरह का है, और क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है 15 नंबर प्रॉब्लम का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा इस K का और C का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, ये फॉर्मूला बतलाओ। और R जो है वो डिस्टेंस है और F जो है वो फोर्स है। देखो एक बात जानना, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है ना उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो e टू द पावर माइनस KR इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। तो जाहिर है C/R² का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, F का। यानी बोलेंगे दैट इज डायमेंशनली C/R² इज इक्वल टू F, है ना। वैल्यू में इक्वल नहीं होगा, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल होगा। अब देखो तो C इक्वल टू हो गया F इंटू R²। अब तुमसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ C क्या होगा, बतलाओ। F का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। R का क्या होता है, मीटर। तो यूनिट अगर पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलोगे क्या, है ना। अब पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या लिखा जाए, न्यूटन है तो mLT टू दी पावर -2। अब मीटर स्क्वायर L पावर 2 तो mL टू दी पावर 3 T टू दी पावर -2, है ना। तो चलो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ C हम लोग ये तो लिख लिए। अब पूछा जा रहा K का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। याद करो यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था कि कोई भी न्यूमेरिक टर्म पे जो पावर होता है ना, एक्सपोनेंट होता है, हिंदी में घात बोलते हैं, जो घात होता है वो हमेशा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। यानी बोलेंगे कि ये जो KR है, KR इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। यानी कि जिसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, पावर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, उसको इस तरह से लिख सकते हो KR इक्वल टू 1। इधर कोई यूनिट डायमेंशन नहीं लिखेंगे। तो देखो तो K क्या हो गया, 1/R। अब तुमसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ K क्या होगा, है ना, यूनिट ऑफ K बोलो तो 1/R, यानी 1/मीटर, यानी मीटर पे पावर -1। और अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ K, तो सोचो क्या लिखोगे, मीटर यानी लेंथ, L टू दी पावर -1, या और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख दो m0 L टू दी पावर -1 T0। ऐसे लिखने के लिए बस यही लिख दो, काफी है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो हम लोग 15 नंबर प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट देखे। अब चलो 15 नंबर प्रॉब्लम का जो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये दो प्रोटॉन के बीच अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, जिसको F से डिनोट किए हैं, मान लो ये दोनों प्रोटॉन जो है, ये दोनों प्रोटॉन जो है सपोज करो एक दूसरे से 5 फर्मी के डिस्टेंस पर,
तो 5 फर्मी, फर्मी तो समझते हो 10⁻⁻15 मीटर। कह रहा इन दोनों के बीच जो रिपल्सन का फोर्स है वही अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के इक्वल है। तो सोचो इन दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स क्या होगा, Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। K हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, E है 1.6 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, और R तो समझ ही रहे हो कितना है 5 फर्मी, 5 इंटू 10⁻⁻15 होल स्क्वायर है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56, और देख लो ये 10⁻⁻38 है और ये 10⁻9 है, यानी 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 25 इंटू 10⁻⁻30। देख लो अब ये ऊपर जाएगा 9 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लो, बोलो फोर्स तो निकल गया ना। अब इसको और कैलकुलेट कर लेना, तो फोर्स तो निकल गया। अब एक बात बतलाओ, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है C का वैल्यू क्या होगा। तो देखो F दिया हुआ है क्वेश्चन इस तरह से, F इक्वल टू C बाई आर स्क्वायर e⁻⁻KR। अब थोड़ा सोचो तुम, F मालूम है, F के जगह यही वैल्यू जो सॉल्व करने पर आएगा ये वैल्यू रखना है। R मुझे मालूम है और क्वेश्चन में K का भी वैल्यू दे दिया, तो K का वैल्यू दिया हुआ है, तो K का वैल्यू कितना दिए हुए है क्वेश्चन में, कह रहा कि K का वैल्यू जो है 1 फर्मी टू द पावर -1। लेकिन तुम तो जानते हो कि भाई तुमको जो भी है SI यूनिट यूज करना है, तो 10⁻⁻15 मीटर पावर -1, या कहो 10⁻+15 मीटर -1। चलो K का वैल्यू यही हमको पुट करना है इस इक्वेशन में। तो सोचो तो इस इक्वेशन में F मालूम है, R मालूम है, तो देख लो ध्यान से, C इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई e⁻⁻KR। देखो तो सही लिखे है ना। अब जो है C इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर e⁻KR। बोलो F मुझे मालूम है, R भी मालूम है, R के जगह इतना पुट करना है, F के जगह ये वैल्यू पुट करना है। चलो F मालूम, R मालूम, अब तो देखने में केवल यही तो डरावना लग रहा था। K के जगह क्या लिखे भाई, तो देखो K के जगह 10⁻15 और R के जगह क्या लिखें, तब 5 इंटू 10⁻⁻15। अब ये भी आसान हो गया, e⁻5 हो गया। देखो F मालूम, R स्क्वायर मालूम, e⁻5। देखो e⁻5 का वैल्यू कैसे निकालें, तो समझो 5 बार e को मल्टीप्लाई करना। वैसे तो फ्रैक्शन में पावर रहता है तो लॉग वगैरह यूज करते हैं, तो 5 बार इसको मल्टीप्लाई करना है और e का वैल्यू होता है 2.71। अप्रोक्सीमेटली तुम 2.7 लिख लो। बोलो तो अब e⁻5 भी निकल जाएगा, F और R स्क्वायर, F भी मालूम, R भी मालूम। बतलाओ C का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं, समझ गया। तो चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। तो देखो ये तो उस क्वेश्चन को डिस्कस किए जो पिछले हम 2 न्यूमेरिकल्स का क्लास लिए थे और उसमें तुम लोग पूछे थे जो दिक्कत था।
आगे भी जो मेंशन होगा वो हम देखेंगे और जो दिक्कत होगा वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। आज हम तुम लोगों को सिखाएंगे कि F इक्वल टू Q इंटू ई फोर्स जो है उसका एप्लीकेशन ऑफ F इक्वल टू Q इंटू ई, है ना। देखो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि कोई भी रीजन में, कोई भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद हो और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रखोगे और वो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और निगेटिव होगा तो फोर्स उसके अपोजिट में लगता है। जैसे देखो एकदम बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, तुमसे कहा गया ये चार्ज पार्टिकल प्लस Q and having mass m is placed in uniform electric field. Uniform electric field E directed along x axis, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। ये प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली मीनिंग ही होता है कोई इनिशियली जो है वो रेस्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम t, ठीक ना। t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलो कैसे हम लोग काम करें, थोड़ा समझना इसको। तो वो क्वेश्चन में दे दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो प्लस Q चार्ज को यहाँ पे रख दिया गया, इसका मास m, ठीक ना। पार्टिकल को यहाँ रख करके छोड़ दिया गया, इसका मास m। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, तो समझ रहे हो इधर फोर्स कितना लगेगा Q इंटू ई। और कोई भी पार्टिकल पे जब फोर्स लगेगा तो उसमें तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, F इक्वल टू Q इंटू ई, और फोर्स जो है इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स किसके इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया जी, QV बाई m, है ना। एक्सेलरेशन हो गया QV बाई m। चलो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो निकल गया। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ t टाइम में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले तो जान लो ये पार्टिकल को तुम रेस्ट में रख के छोड़े हो तो जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स है उधर ही जाएगा, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। और चूंकि फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब तुम जानते हो कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² फार्मूला वैलिड होता है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर s निकालना हो, चाहे s को ही हम d से डिनोट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ QV बाई m इंटू t²। या देखो इसी को, यही आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को तुमसे ऐसे भी कह देगा, कहेगा बतलाओ d डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगाना। अगर टाइम पूछ देता,
और डी दे देता तो क्या इसी इक्वेशन से टाइम नहीं निकाल लेते? हाँ, एक बात हमेशा याद रखना जो तुमको न्यूमेरिकल को जल्दी बनाने में हेल्प करता है, जब भी कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर चले, है ना, और तुमसे कोई अगर पूछे ना कि बतलाओ इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा और ये डिस्टेंस दे दिया, है ना, सीधे याद रखना अंडर रूट 2d बाई ए। कहोगे ये कहाँ से आ गया? अरे इसमें कोई बुद्धि थोड़े लगाना है। देखो जैसे जानते हो ना, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यू 0 है तो ये टर्म 0 हो गया तो टी कितना हो गया 2s बाई ए और टी स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दिए, है कि नहीं? यानी कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाए तो इस डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है? अंडर रूट 2s बाई ए। यहाँ s के जगह क्या लिखेंगे? d, तो रूट 2d बाई ए। समझ पाया, है ना? अब क्या करो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब देखो, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सपोज करो तुमसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड और एक प्लस क्यू चार्ज को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया। देखो अगर इसको प्रोजेक्ट नहीं करते, रेस्ट में रख के छोड़ देते तो ये किधर आ जाता? सीधे नीचे चला जाता, है ना? समझो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो अपने वेलोसिटी के कारण पार्टिकल जाना तो इधर चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लग रहा। अब बतलाओ, जैसे तुम कोई पत्थर को फेंकते हो ऐसे और mg लग रहा है नीचे, तो क्या पत्थर सीधे चला जाता है या सीधे नीचे चला जाता है? नहीं, उसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ हो जाता है। तो उसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है। चलो इस डायरेक्शन को x बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन को y बोल रहे हैं। तुमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये बतलाओ इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट की। सपोज करो ग्राउंड लेवल से इसका जो हाइट है वो हाइट h, पूछा गया। देखो दो क्वेश्चन, पहले तो इसका पाथ कैसा होगा, दूसरा क्वेश्चन कहा गया यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, या तुमसे ये पूछ देगा कि ये बतलाओ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। ठीक ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये सही मायने में क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। और देखो जनरली क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि ग्रेविटी को काउंट नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम होता है ना। वैसा भी क्वेश्चन तुमको मिला होगा 14 नंबर प्रॉब्लम की, दो प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका रेशियो बतलाए। शायद ट्राई किया होगा, नहीं बना होगा तुम अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको भी बता देंगे, लेकिन
वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताना, और उसमें तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है। समझ लो कितना ज़्यादा है। इसीलिए अक्सर ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दिया जाता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स का बात होता है, लेकिन क्वेश्चन में वो खुद मेंशन भी कर देता है कि ग्रेविटी को निगलेक्ट कर दो। अब देखना ध्यान से, चार्ज पार्टिकल को तुम प्रोजेक्ट किए, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आया, पूछा गया एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो सबसे पहले एक देखो बात, इस पर फोर्स कितना लग रहा, क्यूवी। जो फोर्स लग रहा है क्या वो बदलने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो तो फिक्स है। तो फोर्स लग रहा वाई में, डाउनवर्ड में, तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी किधर होगा, डाउनवर्ड में। यानी कि तुमसे अगर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही हम लोग यहाँ वाई एक्सिस बोले होगा। तो बोलेंगे कि अगर वाई में एक्सेलरेशन निकालना है तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स F = ma होता है, तो फोर्स बाई मास करोगे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो बोलो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया इसका, तो एक्सेलरेशन आ गया qv/m। फोर्स लग रहा qv, मास से डिवाइड कर दिए। अगर तुमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? एक्स में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 0। अब देखना जी, पूछा जा रहा है तुमसे कि उसको एच नीचे उतरने में टाइम कितना लगेगा, है ना, फिर Sx कितना होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है, ये नीचे भी उतर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो नीचे जा रहा है यानी y में जा रहा है, y में कितना गया है, h। तो देखो जैसे तुम 11th में अगर प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़े हो तो तुम ये फॉर्मूला तो जान रहे हो, S = ut + ½ at²। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तुम चाहो तो इसको y डायरेक्शन के लिए यूज कर लो, x डायरेक्शन के लिए यूज कर लो। तो Sy = uyt ½ ayt², यानी Sy मतलब y में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना, h। uy मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी y में कितना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो x में ना है, y में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं है स्टार्ट में। तो uy जो है वो 0 है, ½ ay। तो ay क्या लिखे, तो qv/m t²। देखो तो टाइम कितना आ गया, 2mh / qv, या पहले समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, देखो t² इतना, सॉरी 2h / qv/m, यानी t 2h/qv/m। देखो ये इस फॉर्म में क्यों लिखे, अभी तुमको कुछ देर पहले एक ट्रिक सिखाए थे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो तो टाइम तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, 2s/a। तो देखो ये नीचे कितना उतरा, h, वही ना s का काम कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, q। यानी कि अगर तुम चाहो तो इतना सारा बात ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टाइम कितना, √2h, y में h गया है, और डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितना, qv/m, है ना। तो चलो टाइम तो निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि
एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या। तो सोचो तो एस एक्स इजकल टू, जैसे ये फॉर्मूला वाई के लिए लिखे थे ना, वही फॉर्मूला यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चलो इसको हम एस एक्स बोलते हैं। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी x में कितना, तो देखो तो जो भी है वो तो इनिशियल वेलोसिटी x ही में ना है। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और टाइम के जगह देखो यहां जो वैल्यू आया है वो लिख दो 2h बाई क्यू वी बाई एम, है ना। चलो टाइम निकल गया, सॉरी ये टर्म तो पुट कर दिए, टी के वैल्यू तो रख दिए। अब एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना है, देखो तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सलेशन क्या है 0, एक्स डायरेक्शन में 0, बतलाओ तो यही आंसर हो गया क्या। यानी कि इस क्वेश्चन में देखो 3 पार्ट, क्वेश्चन में समझ लो लिखना है फाइंड, पहले तो एक्सेलरेशन, तो जाहिर है एक्सेलरेशन किधर है y डायरेक्शन में, दूसरा है टाइम, तीसरा समझो क्या निकालना है, तो तीसरा तुमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एलोंग, देखो हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट एलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन। देखो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम प्रोजेक्टाइल मोशन में बनाते थे तो वहां एक्सेलरेशन g हो जाता था, क्योंकि फोर्स mg होता था, mg बाई m करोगे g हो जाएगा, वहां टाइम हो जाता था √2h बाई जी, और sx का वैल्यू u इंटू √2h बाई जी। यानी बस अंतर केवल ये हुआ है कि प्रोजेक्टाइल में तुम जहां g लिखते थे ना, वहां पर क्या लिखा जा रहा है qv बाई m, ठीक ना। तो चलो इसको भी स्क्रीनशॉट एक ले लो, बढ़िया से लिख लो इसको, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो बता रहे हैं, जो 11th क्लास में तुम जो प्रोजेक्टाइल पढ़े होगे एक्यूरेट उसी पर बेस्ड बता रहे हैं, और कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा तुमको रिवाइज करा दे रहे हैं। 11th में तुम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में, कि एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे अगर प्रोजेक्ट कर दें, और वहां पर जाहिर है फोर्स mg लगता था, तो इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते थे g। तो तुमको याद होगा यहाँ से यहाँ जाने का टाइम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई जी, प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे हम लोग। फिर इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक ना, ये मैक्सिमम हाइट होगी। फिर अगर बात किया जाए हॉरिजेंटल रेंज का, तो जो रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। इसी को तुम प्रोजेक्टाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक ना, ये तुमको केवल याद दिलाए, नया कुछ प्रोजेक्टाइल में नहीं करना है। अगर मान लो तुमसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक प्लस क्यू चार्ज को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है जी, डाउनवर्ड में है। तो बतलाओ इस पर पहले जो mg लगता था, अब कौन फोर्स लग रहा, qv। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि ग्रेविटी 0 है,
तब तो हम लोग जहां G लिखते थे वहां QV/m लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो mg भी मौजूद हो तो पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना होगा डाउनवर्ड में, एक्सेलरेशन अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम लोग बोलेंगे कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, दो फोर्स है, एक mg लग रहा है और दूसरा qv लग रहा है, फोर्स बाय मास कर दो। यानी माइंड में तुम ये सोचो कि प्रोजेक्टाइल में जहां तुम g लिखते थे अब g के जगह इतना लिखना पड़ेगा। इसको तुम g इक्विवेलेंट बोल सकते हो कि g के जगह हमको कितना लिखना है, g प्लस QV/m। इसमें भी अगर क्वेश्चन में कह दिया कि ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देना है, mg को काउंट नहीं करना है, तो वो और आसान हो गया, g के जगह 0 लिख दो, केवल QV/m। अच्छा सोचो अगर यही QV फोर्स ऊपर लगता तब हम लोग, mg नीचे लग रहा QV ऊपर, तब हम लोग QV माइनस mg/m बोलते है ना। यानी कि तब नेट फोर्स, तो देखो इसमें जो है QV और mg दोनों सेम डायरेक्शन में, तो QV प्लस mg लिखे, mg प्लस QV लिखे। दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट होता तो जाहिर है माइनस लिखना पड़ता। लेकिन इस एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें तो चूंकि mg QV दोनों सेम डायरेक्शन में है तो g इक्विवेलेंट g प्लस QV/m है ना। अक्सर जो है मान लो कि क्वेश्चन में अक्सर ग्रेविटी को निगलेक्ट किया रहता है तो g 0 पुट कर देना, वो तो बात समझाएं। इसका पाथ कैसा होगा, तो जाहिर है बॉल को इधर प्रोजेक्ट किया हो, फोर्स इधर लग रहा है तो पाथ तो इसका प्रोजेक्टाइल के तरह होगा। अब इसमें तुमसे कोई पूछे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो, है ना, यहां से यहां आने में टाइम कितना लगेगा, बस तुम्हारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी रेडी, पहले से जानते हो। क्या लिख देना है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g इक्विवेलेंट, जहां वहां g लिखता था बस यहां पर क्या लिख देंगे, 2u sin थीटा g प्लस QV/m, है ना। आसान हो गया कि नहीं। इसी तरह से जो है तुमसे अगर पूछा जाए मैक्सिमम हाइट क्या होगा, u² sin² थीटा टू g इक्विवेलेंट, जो g इक्विवेलेंट का तुम्हारा वैल्यू आया हुआ है। रेंज क्या होगा, तो रेंज का फॉर्मूला u² sin2 थीटा डिवाइडेड बाई g इक्विवेलेंट। समझ गए। तो बस ये बहुत सिंपल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा चार्ज पार्टिकल को तो उसका पाथ जो है पैराबोलिक हो जाता है और उसका भी रेंज, हाइट, टाइम ये सब निकालना इस फॉर्मूला के आधार पे निकाल सकते हो, ठीक ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे तुम्हारा काम आसान रहे, जिससे नोट्स बना सको। अब देखो जी आगे बता रहे, जैसे मान लो कोई सिंपल पेंडुलम, ठीक ना। पेंडुलम बोलेंगे तो बात तो समझते हो, एक धागा से बॉल को लटका दो, वही ना पेंडुलम हो गया। एक सिंपल पेंडुलम और उस पेंडुलम पे Q चार्ज, ठीक ना। एक सिंपल पेंडुलम है, उस पर प्लस Q चार्ज, और इस पेंडुलम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ठीक ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। सोचो तो क्या ये वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, बिल्कुल नहीं। इधर फोर्स लगेगा ना इस पे, तो ये पेंडुलम जो है वो कुछ इस तरह के पोजीशन को गेन करेगा। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बतलाओ ये एंगल कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पिछले ही दिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक तरह से बनाए हुए हैं। देखो अभी बता रहे हैं, तुमको याद आएगा। नीचे mg लग रहा और ये पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं तो इधर QV फोर्स लगेगा, इधर टेंशन। अच्छा मान लो अगर निगेटिव चार्ज होता तो QV इधर लगता, जो इधर ना डिफ्लेक्ट करके इधर डिफ्लेक्ट करता, क्वेश्चन तो वही रहता। अब जो है
तुमसे पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो। तो देखो टी जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा, तो इधर जो है टी कॉस थीटा और इधर बोलेंगे टी साइन थीटा। बोलो टी साइन थीटा किसके इक्वल? रुका हुआ है ना, तो टी साइन थीटा इक्वल क्यूवी के। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल? तो टी कॉस थीटा इक्वल है mg के। अब इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करो सेकेंड से। सोचो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टेन थीटा होगा क्या? टेंशन कैंसिल हो गया, क्यूवी बाई mg है ना। लिख सकते हो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यूवी बाई mg है ना। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यूवी बाई mg। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो सोचो दो इक्वेशन तुम्हारे पास है, एक टी साइन थीटा एक टी कॉस थीटा। इन दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड करो, है ना, दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में क्यूवी स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूवी स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। देखो तो ये 1 हो गया क्या? तो टेंशन किसके इक्वल? अंडर रूट क्यूवी स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन तो बना लिया। एक तरह से देखो हम ये हिंट दिए हैं तुमको 46 नंबर SCV का, SC वर्मा का जो प्रॉब्लम है, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और तुम लोगों को अब बता रहे हैं कि इस पर बेस्ड जो है कुछ जो प्रॉब्लम्स बनाओगे और तुम्हारा जो एडिशनल होमवर्क है वो तो उसमें तुम ट्राई करना कम से कम 46 से लेकर के, देखो एडिशनल जो होमवर्क दे रहे हैं पहले से जो तुम्हारा है 46 से लेकर के 49 तक प्रॉब्लम। देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 46, 47, 48, 40, 4 क्वेश्चन केवल तुम्हारे होमवर्क में। हम ज़्यादा ऐसे भी क्वेश्चन दे नहीं रहे। और तुम में से कुछ स्टूडेंट वो सोचता भी है कि रेगुलर क्लास हो रहा है, थोड़ा बर्डन भी हो रहा है, जैसा कि तुमको शुरू में ही बताए हैं कि अगले दिन जो है तुम लोगों को थोड़ा हम कुछ गैप देंगे और उसके कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी देंगे तुमको एनर्जाइज करने के लिए कि चलो तुम बेहतर महसूस करो और एक इंटरेस्ट के साथ वर्क करो। लेकिन इतना तो जान ही रहे हो कि कोई भी वर्क करने के लिए बस बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत होता है और कंसिस्टेंसी का ज़रूरत होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि केवल हम एक मोटिवेशनल लेक्चर सुनते रहें, संगीत सुनते रहें, डांस देखते रहें, टिकटॉक देखते रहें और उसी में जो हमारा लक्ष्य भी हासिल हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक ना। तो आज जो है हम तुम लोगों को इतना ही सिखा रहे हैं। अगले दिन तुम्हारे कमेंट में जो क्वेश्चन रहेगा उसको तो हम बतलाएंगे ही और तुमको थोड़ा सा गैप भी देंगे कि आराम से पहले वाले भी रिवीजन कर सको। 1 मिनट और तुमको बता दें, और वो ये है कि तुम में से बहुत सा बच्चा जो है ना ऐप के बारे में बात कर रहा है। देखो जिसको भी लिंकेज गया हुआ है अभी ऐप पे कोई स्पेशल वर्क हो नहीं रहा, इसलिए तुम उसके बारे में मत सोचो। हम जब लाइव क्लास हम इसके थ्रू भी डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐप के थ्रू ही ले। इसलिए लाइव क्लास का जो भी होगा सेशन हम लोग इन्फॉर्मेशन दे करके और तुमसे लाइव क्लास ले लेंगे। हो सके हम पहले ही तुमको इन्फॉर्मेशन बता दें, अगले दिन जो मोटिवेशनल वीडियो दे उसी दिन बतला दें कि इतना से इतना बजे तक हम लाइव रहेंगे। फिर तुम लोग अपना क्वेश्चन राइज करोगे, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, ठीक ना। इसलिए उसके फिक्र नहीं। चलो थैंक यू।